हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बड़ी शानदार चल रही होगी। मैं आपका अपना एमके सर। आज हमारे साथ ओम शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर को आप पहचानते हो, योर फेवरेट मैथ एजुकेटर। प्रवीण कुमार पाचुरी सर हमारे साथ है। सर की तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बड़ी तारीफ की है। सर को आप बहुत बढ़िया से जानते हो। तो आज एक बड़ा कमाल का टीम है और आज हम बात कर रहे होंगे बेसिकली डू एंड डोंट के बारे में, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके आपके हाथ में आ चुके हैं और आप लास्ट मोमेंट पे हैं। एक जो फाइनल बूस्ट की ज़रूरत होती है, हम एजुकेटर के साइड से हम वो आपको आज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि लास्ट मोमेंट पे भी आपको एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जाए, जो एक मेंटर का काम होता है। अंत समय तक भी हम आपके साथ हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम बेसिकली मैथ और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के इन तीनों पार्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे आपके फेवरेट ओम शर्मा सर के साथ। सर का क्या कहना है, अभी आपको क्या करना चाहिए मैथ में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? क्या करना चाहिए ये तो आपको बहुत कुछ पता है, क्या नहीं करना चाहिए वो आपको ओम शर्मा सर बताएँगे। और लास्ट मोमेंट पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी स्लीपिंग साइकिल, बाकी सारी चीज़ें आपको सर समझाएँगे। सर, बच्चों से बात कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो सपना आपने देखा था उसी को अब परफॉर्म करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले तो एक छोटी सी बधाई आपको। पर छोटी सी बधाई इसलिए बोल रहा हूँ कि एडमिट कार्ड तो आ गया है। थोड़े से नर्वस भी आप होंगे, स्टोमक में बटरफ्लाइज भी आपके चल रही होंगी, क्योंकि अब तक आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं वो सब स्कोर आप ही को पता रहता था या फैमिली में किसी और एक मेंबर को या टीचर्स को पता रहता था। लेकिन अब जो एग्जाम होने वाला है तो इसका स्कोर अब धीरे धीरे आपकी जो कॉलेज डिसाइडिंग का जो रास्ता है उधर की तरफ आप जाने वाले हैं। तो पैनिक नहीं करना है। जब तक जितना आपने सिलेबस अब तक कवर किया है उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट में अगर आपके जब 15-20 मिनट बचते हैं तो जो क्वेश्चन पुराने आधे आधे छूटे हुए हैं उन्हीं को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। और जो लर्निंग्स आपकी अब तक के मॉक टेस्ट की रही है उसी पे जाइए। कुछ भी नया सा ट्राई करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है। और वो पैनिक मत कीजिएगा। और अब से वो टाइम आ गया है, अगर आपका दोपहर का टाइम है तो दोपहर वाले टाइम से पर ही आप एक टेस्ट लिखा कीजिए। अगर आपको लेट नाइट जगने की आदत है तो थोड़ा सा उस पर थोड़ा चेंजेस अकॉर्डिंगली कीजिएगा, है ना। कि अगर जैसे आपको मॉर्निंग का पेपर है और आप लेट नाइट जगते हैं पूरा, तो बेटर है उसको अवॉइड करें, है ना। क्योंकि अब जितना टाइम आपके पास बचा है थोड़ा सा सफिशिएंट स्लीप जरूरी है। किसी बच्चे को दोपहर में सोने की आदत है और दोपहर में आपका एग्जाम है, उसको भी आप थोड़ा अपना बायोलॉजिकल जो आपकी क्लॉक है उसको चेंज कीजिएगा। सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव कोई भी नया चैप्टर छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं जिन पर आप कॉन्फिडेंट है, पहले आप उन्हीं चैप्टर्स को सर्च करके क्वेश्चन कीजिएगा। एक चीज और हो सकती है कि आपके जो फेवरेट चैप्टर्स हैं हो सकता है कि उसके ऊपर टफ क्वेश्चन दिख जाए, तो पैनिक मत करना। और ऐसा भी हो सकता है कि जो चैप्टर आपने आधा अधूरा पढ़ा हो उसके ऊपर इजी क्वेश्चन आ जाए और वो आपको मार्क्स देके चला जाए। ठीक है। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। और जो लर्निंग है उसको मैक्सिमम मार्क्स, जो अपनी नॉलेज है उसको मैक्सिमम मार्क्स में कन्वर्ट करने की बस कोशिश करनी। ठीक है। प्रेशर नहीं बनाना है अपने ऊपर, सिर्फ कोशिश करनी। ठीक है। ओवर टू यू सर। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो सर ने 3 बातें बताई, फटाफट समराइज़ कर देता हूँ, आपने सुना। पहली चीज़ तो आपको कुछ नया एक्स्ट्रा लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज़ करते रहें। स्लीपिंग साइकिल को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपकी नाइट की स्लीपिंग साइकिल या डे स्लीपिंग साइकिल कैसी है? लोग दिन में भी 2-3 घंटे सोते हैं, उसको भी आप मैनेज कीजिए, कुछ ड्रास्टिक चेंज मत लाइए। अगर आपकी आदत है कि अगर आप सुबह 7 साढ़े 7 बजे जगते हैं, आप 4 बजे जगने की कोशिश कीजिएगा। सडन कुछ आपके बिहेवियर में चेंजेज़ आएँगे तो वो पेपर पे भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी चीज़, आपको चैप्टर पे जो मैनेजमेंट सर ने बोला, जो चैप्टर जितने कवर कर रखे हैं, जैसे हैं, आप उन्हीं पे प्रैक्टिस रिवीजन ज़्यादा कीजिए। प्रवीण कुमार पाजुरी सर के पास जाएँगे। बच्चे बच्चे सर आपसे 2 सवाल मेनली पूछ रहे थे, मैंने टेलीग्राम पे जस्ट थोड़ी देर पहले बात किया। तो पहला तो क्वेश्चन था कि अभी फिज़िक्स में लेके प्रॉब्लम को सर क्या करें? प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे कैसे ध्यान रखें? और अभी क्या नहीं करना चाहिए फिज़िक्स में सर? आप इसके बारे में सर, ओवर टू यू सर। हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। बच्चों, इस समय जैसे ओम सर ने बोला कि आपको अपनी स्लीपिंग हैबिट्स जो है, स्लीपिंग साइकिल, इसको बिल्कुल मॉडिफाई कर लेना है, ट्यून कर लेना है, जैसा कि आपके जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग। यानी उस टाइम में आपको बिल्कुल जगे रहना है, अलर्ट रहना है। जैसे अगर आपका मॉर्निंग शेड्यूल का अगर टाइमिंग है तो ट्राई कीजिए कि उसी टाइम में आप 1-2 मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिए, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न बच्चों,
ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर भी कर लिए होंगे, हो सकता है कुछ चैप्टर्स आपके उतने स्ट्रॉन्ग ना रहे हों, तो इस मूवमेंट पे मैं बिल्कुल बोलूंगा कि जैसे ओम सर ने बोला है कि आपको कुछ भी इस मूवमेंट पर नया ट्राई नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। सोचो कि सर मेरा इतना तो हो गया है, 90% हो चुका है, मैं 10% मेरा सिलेबस रह चुका है, उसको मैं कवर कर लेता हूँ। नो, आप 10% पे मत जाइए, आप जो 90% कर चुके हो उसी पर ही आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप क्या कर रहे हो कि चलो 90% हो गया है, मैं अब 10% कर लेता हूँ। तो 10% में करोगे तो जब तक आप उसमें डेप्थ में तब तक नहीं जाओगे, तब तक उसमें आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको और अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। और एज फार एज स्ट्रेटजीज कंसर्न, फिजिक्स में मैं बोलूंगा कि आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं। अगेन ध्यान रखना, अगर ये चैप्टर्स आपने नहीं कर रखे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इस लास्ट मोमेंट पर उन चैप्टर को ट्राई कीजिए, दोबारा उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो अभी इस मोमेंट में मैं बोलूंगा कि आप अगर मॉडर्न फिजिक्स कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स एंड कम्युनिकेशन कर लेते हैं, थर्मल फिजिक्स कर लेते हैं, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, है ना। 3 चैप्टर करोगे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और कट ऑफ मतलब कि आपका भाई ठीक है, एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव कर लेते हैं और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर लेते हैं, रोटेशन, एसएचएम और ये फ्लूइड कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि आपका एक डिसेंट टाइप का स्कोर आ जाएगा। तो देखिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे चैप्टर्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं, है ना। ऐसे चैप्टर को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। पीवाईक्यूज आई होप आप लोगों ने लगा लिए होंगे, थोड़ा बहुत और मॉक टेस्ट ले सकते हो ले लीजिए, लेकिन टाइमिंग वही रखिए। जैसे अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो 9 to 12 है, इवनिंग शिफ्ट है जो भी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मॉक टेस्ट देना है ना। और जैसा सर ने बोला कि आपने जो स्लीपिंग हैबिट्स है उनको आपको ट्यून करना है अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगेन, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन होती है, ठीक है, होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ काम करना है। पेपर अटेम्प्टिंग की अगर मैं बात करूंगा तो आप पेपर में, आप जानते हैं कि 3 आवर्स का पेपर होता है, तो यू कैन डिवाइड योर टाइम इन 4 आवर्स, सॉरी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो एक पार्ट होगा 45 मिनट्स का, दूसरा पार्ट होगा 45 मिनट्स का, तीसरा पार्ट होगा 45 मिनट्स का, चौथा पार्ट होगा 45 मिनट्स का। तो लेट्स से पहला 45 मिनट्स का पार्ट लिया, उस 45 मिनट्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 15 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स। तो पहले 15 मिनट में, जैसे आपने 4 पार्ट डिवाइड कर लिए, तो पहले फर्स्ट हाफ में मैं आपको जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। लेट्स से अगर आपने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया तो फर्स्ट 45 मिनट्स में आपको पहले 15 मिनट में आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल हलवा टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो पढ़ा और हो गया, इस तरह से करना है ना। और अगर इस स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं तो आराम से आप पहले 15 मिनट में 7 से 8 क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से हो जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो 30 मिनट्स में उनमें आपको उन क्वेश्चन को करना है जिनमें मॉडरेट लेवल की कैलकुलेशन है ना। जिसमें ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है, उन क्वेश्चन को अभी भी इस 30 मिनट में आपको अवॉइड करना है। इस प्रकार से करोगे तो आपका आराम से इसको 15 से 16 क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो बात मैंने केमिस्ट्री के लिए बोली है वही आपको फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी अप्लाई करना है। 45 मिनट्स 45 मिनट्स 45 मिनट्स। लास्ट का 45 मिनट्स जो बचा है उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई आपने केमिस्ट्री भी कर लिया है, फिजिक्स भी कर लिया है, मैथ्स भी कर लिया है। अब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई केमिस्ट्री इजी था, फिजिक्स इजी था या मैथ्स इजी था। तो जो आपको लगता है कि इजी था उस पर अटैक करना है और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको कर लेना है। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार से इस स्टडी के साथ आप काम कीजिए। 1-2 मॉक टेस्ट इस प्रकार से जरूर दे देना, ऐसा नहीं कि लास्ट वहीं पे जाके प्रैक्टिस करो, ऐसा काम नहीं करना है। 1-2 मॉक टेस्ट जरूर दे देना, ठीक है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। 1-2 मॉक टेस्ट अगर स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो तो इस हिसाब से देखकर जरूर देख लेना, है ना। डायरेक्ट एग्जाम में मत एक्सपेरिमेंट कर देना। वैसे सर ने बताया जो बिल्कुल सही है, 45 मिनट्स करोगे ना तो हर सब्जेक्ट के जो इजी क्वेश्चन है ना आपको पता चल जाएंगे, छूटेंगे नहीं। लास्ट के 45 मिनट्स में तो जो थोड़े थोड़े रह गए हैं, आधे अधूरे सॉल्व हैं, बस उनको सॉल्व करिएगा। तो उससे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं लास्ट, अरे देखो सर लास्ट के इंटीजर टाइप तो बहुत इजी थे, हम तो स्टार्टिंग में फंस गए 15-20 क्वेश्चन में, लास्ट के 10 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, है ना। ऐसा कई बार हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल। यहाँ पे बच्चों आपने फिजिक्स और मैथ के बारे में सुन लिया, मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको बताता ही आता हूँ और फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, मेंस में जैसा कि सर ने भी बोला बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस केमिस्ट्री में नहीं होते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी कवरेज कर रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक के लिए, तो आपका 90% के अराउंड जो क्वेश्चन है वो इसी के अराउंड आता है।
10% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो PYQ में थोड़े से स्लाइट चेंजेस किए जाते हैं, जैसे किसी का रिएजेंट बदल दिया, मीडिया बदल दिया, टेम्परेचर बदल दिया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आपने प्रैक्टिस कर रखा है, जो आपकी जो नोटबुक होगी, आप एक बार उसको सरसरी निगाह से देख लीजिए। जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, जो मैकेनिज्म के लिए आपने बॉक्स ड्रॉ किए होंगे, रिएजेंट के रोल्स जो होंगे, बिकॉज़ अगर 2019 की बात कीजिएगा तो 8 क्वेश्चंस फ्लैट पूछे गए थे सिर्फ डायबल एज से, एक ही रिएजेंट से। 20 में जाके ये 6 क्वेश्चन हो गया, 21 में ये 5 क्वेश्चन था। घटा है थोड़ा-सा। हम मान सकते हैं कि 22 में रिएजेंट से स्टिल बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होंगे। तो जहाँ पर मैकेनिज्म है, रिएजेंट है, जहाँ पर एनसीईआरटी के फ्लैट यूजेस हैं, जैसे कि मेटलर्जी हो गया, पॉलीमर्स हो गए, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, एवरीडे केमिस्ट्री वाली चैप्टर्स है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, या मेटलर्जी में ओड्स के नाम पूछ दिए गए हैं, या एसिड रेन वाले क्वेश्चंस है। एवरी ईयर आते हैं एंटीपायरेटिक एनाल, जैसे कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं पूछा गया है। और खास तौर पे 19 के बाद से इन चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ही जोर दिया गया है। अगर आपको याद होगा 11 जनवरी 2019 का पेपर, तो 5 क्वेश्चन सिर्फ लास्ट के 2 चैप्टर से पूछे गए थे। 21 में भी 3 क्वेश्चंस गए हैं, जिसमें से एक मिक्स टाइप क्वेश्चन था। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट के जो एनसीईआरटी चैप्टर्स हैं उस पे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये एनटीए के बाद से देखने को मिला है। तो जो आसान चैप्टर्स हैं, जैसे कि पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये आप भी इससे एग्री करते होंगे बच्चों। तो आप इन चैप्टर्स को जरूर चेक करके एक बार जाइए। और अभी मैं ये बोलूँगा कि केमिस्ट्री में कोई बड़ा खूंखार सा मॉक टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रीवियस ईयर है, या अगर कोई नॉर्मल मॉक रेलेवेंट है, जिस पे आपको यकीन है कि ये वो मॉक टेस्ट है जिसको मैं दूँ तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड नहीं हो जाऊँगा। ऐसा कोई मॉक टेस्ट है तो आप लगा सकते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इर्रेलेवेंट स्टफ से अभी दूर रहें, टू द पॉइंट रहें, और बस मेहनत करते रहें। यहाँ मैं ओम शर्मा सर से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जैसे कि पीकेआर सर ने चैप्टर्स बताए थे, तो लास्ट में सर एक बार आप चैप्टर्स ना, टॉप 4 चैप्टर या 5 चैप्टर डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में आप बता दें बच्चों को सर। उससे पहले तो जेईई मेन के हिसाब से वैसे तो एवरी चैप्टर हैज इक्वल वेटेज। फिर भी अगर हम कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स वाले जो चैप्टर्स है वो हमारे जेईई मेन के चैप्टर्स हैं, चाहे वो एक्सक्लूसिव चैप्टर, चाहे वो मैथमेटिकल रीजनिंग है, सेट रिलेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर्स हैं, ये आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स है, कम एफर्ट लगता है, मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, वहीं पे प्रोबेबिलिटी के साथ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के मिक्सिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पूछे जाएंगे वो इक्विलिटी जो कंपैरिजन होते हैं, या जो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर इनका कोई लेवल नहीं है। कभी आपने देखा 2021 में भी इन्होंने लेवल को, कभी पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत टफ भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मैथमेटिक्स में बस ये 3-4 चैप्टर तो यू कैन स्कोर देम। बाकी चैप्टर्स का लेवल इजी से मॉडरेट लेवल या डिफिकल्ट लेवल पे, किसी भी लेवल पर चले जाते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको पिक कीजिएगा। अगर आपको कैलकुलस ज्यादा पसंद है, कैलकुलस को अटेम्प्ट करिए। आप कोऑर्डिनेट में अगर थोड़ा आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है, कोऑर्डिनेट करिए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक जोनर होता है। हर कोई कॉनिक सेक्शन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से सबसे थोड़े फंसते हैं। तो इन सब में आप अपने प्रायोरिटीज को सेट कीजिएगा टाइम के अकॉर्डिंग। कैलकुलेशन ज्यादा जा रही है, गो फॉर नेक्स्ट वन। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पीकेआर सर, एनी फाइनल एंड लास्ट मैसेज फॉर जेईई 2022 एस्पिरेंट्स? तो बच्चों, इस समय मैं बोलूँगा कि बिल्कुल रिलैक्स रहना ज़रूरी है। पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और अपना जो, जैसे सर ने बोला हुआ है कि अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको इस समय आप सुधार लीजिए। अगर आपका टाइमिंग अगर ऐसा है कि आप दिन में सोते हैं तो उसको आप उस पर वर्क कर लेना है। एंड ओवरऑल मैं बोलूँगा कि आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और इतना बता रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटजी बताई थी 45 मिनट्स वाली, उसको अगर आप फॉलो करोगे, 1-2 टेस्ट जरूर दे देना। जैसे सर ने बोला कि टेस्ट जरूर दे देना, तो वो जरूरी है। तो अगर टेस्ट दे दोगे तो आपको डेफिनेटली एक बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो वंस अगेन आई विल से दैट बी रिलैक्स्ड, ऑल द बेस्ट। ठीक है ओम सर, लास्ट फाइनल वर्ड्स फॉर बच्चों के लिए सर। मुझे यही है कि ये तो अभी पहला स्टेज है। हम तो आपके आखिरी तक, एडवांस तक साथ रहेंगे। तो डरिए मत। जो आपको आता है, जितना आता है, अपनी नॉलेज को बेस्ट ट्रांसफर कीजिए अपने मार्क्स के अंदर। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी। ठीक, क्लासेस। और हाँ, मैं भी बच्चों को बोलना चाहूँगा, प्रिपरेशन तो आपने कर ही ली है, और बस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक हेल्दी रूटीन के साथ आगे बढ़िए। कुछ नया एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा मत करें, नए चैप्टर को ना पढ़ें, और खुद पे विश्वास रखें, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो आधा काम तो तभी हो जाता है। तो आपने ठान लिया है तो आप कर ही गुज़रिएगा। और जाते-जाते इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहेंगे कि आपसे बहुत जल्दी एडवांस के बैचेज़ में भी ब्रेनाज़ा और लक्ष्य में आप सबसे
मुलाकात होगी, टीम यही रहेगी जो आप हमें देख रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले दो क्विक इन्फॉर्मेशंस आपको दे देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई एग्ज़ाम और आईआईटी जेईई का जो सब्सक्रिप्शन है ये एक नए प्राइस पे अभी आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है, जहां 24 मंथ्स के साथ आपको सीबीएसई प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये जो जेईई प्लस का कॉम्बो है 58,315 में मिलता है 40% डिस्काउंट पे, और आइकॉनिक भी आपको 31% डिस्काउंट पे मिल जाता है। 12 मंथ पर भी आपको 37% का डिस्काउंट है और 30% का डिस्काउंट है। तो ये बहुत अच्छे ऑफर्स कुछ चल रहे हैं। तो अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं 1 साल या 2 साल के लिए, मेरे बहुत सारे प्लस पे कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं IITian Explains, और दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी एक बड़ी जानकारी और भी है कि आपको पता होगा कि अनअकैडमी के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर भी खुलने वाले हैं, खुलने जा रहे हैं और खुल चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल कोटा में खुला है जहाँ पर बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं IIT जेईई और नीट के बैचेस को। कोड IITian Explains है, नीचे लोकेशंस लिखे हुए हैं, आप इन लोकेशंस पर विजिट करके आप देख भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एडमिशन लें, आप जाके देख भी सकते हैं वहाँ पर की चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होगा जेईई मेन का जो रैंक प्रिडिक्टर है वो आप अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने स्कोर के आधार पे। तो आपका क्या रैंक बन सकता है, आपको वहाँ पर स्कोर पुट करना होगा, और आपको कितनी परसेंटाइल बन सकती है वो भी पता चल जाएगा, है ना। आपकी रैंक कितने से कितने के बीच में लाई कर सकती है वो भी पता चल जाएगा। तो रैंक प्रिडिक्टर भी अच्छा फीचर है, आप इसको भी समझ सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है, तो आप इनको यूज़ कीजिए, ठीक है। मुलाकात जल्दी होती है। थैंक यू वेरी मच।